हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नरेंद्र पाटीदा और फैकल्टी ऑफ मैथ्स। और हम यहाँ पर द्विपद प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। द्विपद प्रमेय यानी कि बाइनोमियल थ्योरम, है ना। अगर हम जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे 2-3 चैप्टर और होते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी हो गया, या एक और चैप्टर होता है हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जिसको हम क्रमचय संचय कहते हैं। उसके लिए भी ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, ठीक है। तो बाइनोमियल जो चैप्टर है उसको हम यहाँ पर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या सीन रहता है ना। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो, द्विपद प्रमेय, वैसे तो इसको हम थोड़ा सा बाइनोमियल के बारे में तो हम थोड़ी देर बाद स्टडी करेंगे, अभी उससे पहले की कहानी हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखो, द्विपद प्रमेय का वैसे तो मैं आपको मीनिंग समझा देता हूँ कि यहाँ पर द्विपद में यहाँ पर दो पदों की बात हुई है। और वो जो दो पद कौन से होंगे, वो असमान पद होंगे। असमान इन द सेंस कि जैसे कि हमें यहाँ पर मैं बोलूँ कि x प्लस वाई, तो ये दोनों अलग अलग है। अब समान कैसे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको लिख दिया x और 2x, तो ये दोनों सेम कैटेगरी वाले हैं, है ना। तो हम यहाँ पर द्विपद प्रमेय में क्या करते हैं, x प्लस वाई, दो असमान पदों के जो इनकी पावर होती है, जैसे कि हम 2 पावर तक तो देखते हैं, 3 भी देखते हैं, 4 भी देखते हैं, पर मान लो 100 हो जाए, 50 हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में या ऐसी कंडीशन में इसका आंसर्स क्या आता है, इसका अगर हम इसको ओपन करें, मतलब इसको हम प्रसार करें इसका, तो वो क्या आता है यहाँ पर हम वो समझेंगे, ठीक है। बट उससे पहले हम बिल्कुल बेसिक तरीके से चलते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक शब्द आता है जिसका नाम है क्रम गुणन। क्या आता है, क्रम गुणन। अब क्रम गुणन क्या होता है, देखो, क्रम गुणन को हम इंग्लिश में फैक्टोरियल कहते हैं। क्या कहते हैं, फैक्टोरियल। ओके, फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल बहुत आसान चीज़ है। मतलब किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को, अगर हम कोई भी संख्या ले लें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने मान लो एक संख्या ली 10, क्या ली 10, और इस 10 को, अच्छा, फैक्टोरियल को है ना, एक सिंबल होता है इसका, मतलब एक चिन्ह होता है, जो किस चिन्ह से दिखाते हैं, तो इसका एक चिन्ह होता है। मतलब वैसे तो हम 2 तरीके से दिखाते हैं, पर ये जो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, 10 लिखा और एक ये लिखा, ठीक है। मतलब ये सिंबल लगाया ना, जिसको हम हिंदी में शायद विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। तो अगर हम इस तरीके से किसी 10 को लिखें तो इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल 10, है ना, या क्रम गुणन 10 बोलते हैं। तो अगर हम क्रम गुणन 10 की बात करें तो इसका मतलब जो होता है वो क्या होता है कि आप 10 लिख लो, मतलब 10 से लेकर 1 तक सभी जो प्राकृत संख्याएं होती है उनका गुणनफल लिख दो। क्या लिख दो, उनका क्या लिख दो, गुणनफल। जैसे कि 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1, ऐसे करके सबका क्या कर दो, गुणनफल लिख दो। तो इसी गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल 10 बोलते हैं। ओके, इसको आप इंग्लिश में याद करोगे, मतलब जैसे इंग्लिश वर्ड जो बोलते हैं ना फैक्टोरियल, तो ये ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, तो आप उसी तरीके से याद करो। तो देखो, मैं इसकी एक परिभाषा लिख देता हूँ कि परिभाषा क्या होती है क्रम गुणन की। क्रम गुणन की जो हमारे पास परिभाषा होती है वो होती है कि किसी संख्या का क्रम गुणन, किसी धनात्मक संख्या का, किसी धनात्मक संख्या का क्रम गुणन उस संख्या से लेकर 1 तक आने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का गुणनफल होता है। क्या होता है, गुणनफल। तो समझ में आ गई बात कि अगर हम किसी भी संख्या का, अगर हमें फैक्टोरियल निकालना है या क्रम गुणन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उस संख्या से लेकर उसको 1 तक क्या कर देंगे, हम उसको गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको हम कैसे दिखाते हैं, अगर हम नेक्स्ट लाइन में लिखने की कोशिश करें तो इसे हम, जो चिन्ह होते हैं ना, ये एक तो ये चिन्ह होता है विस्मयादि बोधक वाला, या कभी कभी इस तरीके से, जैसे मैंने n फैक्टोरियल, n कोई भी संख्या हो सकती है ना, कोई भी हमारे पास क्या हो सकती है, संख्या हो सकती है, कोई भी धनात्मक संख्या। तो या तो हम इस तरीके से दिखाएंगे, या फिर ये कभी कभी इस तरीके से भी दिखाया जाता है, जैसे ये l हो गया और इस l के अंदर अपन n को लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ, जैसे कि अब कहूँ कि मेरे को 3 फैक्टोरियल की
मान बताओ, 3 फैक्टोरियल का क्या बताओ, मान बताओ। तो 3 फैक्टोरियल का मान कैसे बताएंगे, 2 3 यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1 तो कितना हो जाता है ये 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 6। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे को आप 5 फैक्टोरियल का मान बताओ, तो हम क्या कहेंगे 5 इंटू 4, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 20 यानी कि ये आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा 120। तो ऐसे हम किसी भी संख्या का क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। तो इन जनरल हमने n की बात करी है, तो n के लिए मैं क्या लिखूंगा इसी चीज़ को, देखो n फैक्टोरियल। तो देखो सबसे पहले हम n लिखते हैं, मतलब जो संख्या है वही लिखते हैं, फिर उससे एक कम लिखते हैं तो हम क्या कहेंगे n-1। फिर क्या लिखते हैं, फिर उससे एक और कम लिखते हैं तो n-2। ऐसे ही फिर एक और कम लिखते हैं तो n-3। और ये कहाँ तक जाएगा हमारी कहानी, 1 तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी, 1 तक, क्योंकि हमने ये तो लिखा किसी धनात्मक संख्या का क्रम गुणन उस संख्या से लेकर 1 तक आने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का क्या होता है, गुणनफल होता है। क्या होता है, गुणनफल। तो यहाँ से अगर हमें n फैक्टोरियल के बारे में पूछा जाए तो हम ऐसे बता सकते हैं। अच्छा थोड़ा और समझो, जैसे कि मैंने कहा कि क्या मैं एक बात समझना, ये 5 फैक्टोरियल जो मैंने अभी लिखा था, क्या मैं इस 5 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5 गुणा 4 फैक्टोरियल। अरे लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर हम 4 के फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो फिर ये वापस ये लोग आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसे कैसे में अगर मैं आपसे पूछूं ना, तो n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n गुणा n-1 फैक्टोरियल, n गुणा n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अरे भाई आई बात समझ में थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। ओके, अब देखो थोड़ा और समझते हैं इसमें कुछ चीज़ें। जैसे कि मान लो, एक तो हमें जो याद रखने वाली बात होती है कि 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल का मान जो होता है वो 1 होता है। 0 फैक्टोरियल का मान जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ये क्यों होता है ये थोड़ी देर बाद हम समझ जाएंगे, तो आप उस पर इतना परेशान नहीं हुए, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 फैक्टोरियल कितना होता है, देखो हमें 1 से लेके 10 तक के फैक्टोरियल तो आने चाहिए, तभी हमारी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी, है ना। तो ऐसे ही मैं आपसे कहूँ नहीं 1 से 10 भी नहीं आए तो कम से कम 1 से 5 या 7 तक तो हमें आने ही चाहिए। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 2 फैक्टोरियल की 2 होती है। 3 फैक्टोरियल की तो 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6 होती है। 4 फैक्टोरियल की कितनी होती है, तो आप कहोगे कि 24 होती है। 24 कैसे होती है, बताओ 24 कैसे होती है। आप क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 24। ऐसे 5 की बताओ, तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 की जो होती है वो हमारे होती है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अच्छा मैं मान लो 6 की भी पूछ लूँ तो 6 की भी कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। अरे 720 हो जाएगा ना। तो ऐसे करके हम बाकी लोगों की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे हम इस तरीके से इनको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अब यूज़ क्या होता है वो देखो हम, है ना, ये हम हाँ, ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं वो हम अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तो क्रम गुणन हमारे को समझ में आ गया होगा कि क्रम गुणन क्या होता है। क्रम गुणन उस संख्या से लेकर 1 तक यानी कि 1 तक सभी प्राकृत संख्याओं का गुणनफल होता है। सभी प्राकृत संख्याओं का क्या होता है, गुणनफल होता है। हम इसको दर्शाते कैसे हैं, n फैक्टोरियल से, या फिर इस तरीके से दिखाते हैं। दोनों को एक ही पढ़ते हैं, इसको भी n फैक्टोरियल पढ़ते हैं और इसको भी n फैक्टोरियल पढ़ते हैं, और इस तरीके से हम समझ जाते हैं। ओके अब आगे बढ़ो। आगे कैसे बढ़ेंगे, देखो इसको हटा दूँ। अच्छा कभी कभी ये छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं तो इनमें ज़्यादा लोड नहीं होता। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ छोटा मोटा क्वेश्चन क्या कि वैसे आपको बोल दिया जाएगी यहाँ पर 1 फैक्टोरियल है, यहाँ पर 9 फैक्टोरियल है, और यहाँ पर मान लो x दे दिया, और आपको यहाँ पे भी 9 फैक्टोरियल दे दिया, और आपसे पूछा कि अब x बताओ। क्या बताओ, x की वैल्यू बताओ। तो x की वैल्यू क्या था, है ना, x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो। तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो x का मान ज्ञात करने के लिए आप एक काम करिए। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर 8 फैक्टोरियल है, 9 फैक्टोरियल है, तो आप मेरे को बता सकते हो कॉमन क्या आएगा। 8 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल में से कॉमन क्या आएगा, आप मेरे को बता सकते हो। हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, ऐसे लोग एलसीएम लेके सोल्व करते हैं ना। तो अगर हम यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि देखो एक तरीका तो यही है कि आप इसमें से कॉमन ले लो, तो कॉमन क्या आएगा, 8 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा। तो अगर 8 फैक्टोरियल यहाँ पर कॉमन आ गया, है ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा और यहाँ पर 9 बचेगा। ये समझ में आया, 9 क्यों बचा यहाँ पर, यहाँ तो 1 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, अरे कितना बचेगा। अच्छा इस चीज़ को भी ऐसे सीखो कि हमने 8 फैक्टोरियल 1/8 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, 1/8 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बचेगा 1/1,
और यहाँ बचेगा 1/9। ये बात समझ में आई कैसे? 9 बचेगा क्योंकि 9 इंटू, देख सकते मैं इसको लिखूँ ना 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना, जैसे मैंने यहाँ लिखा था 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो मैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हमारे को कॉमन क्या आएगा? 8 फैक्टोरियल आएगा। ओके, अब देखो इधर भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना? अरे बोलो, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 8 फैक्टोरियल किससे कैंसिल आउट हो जाएगा? इससे ये क्या हो जाएगा? हट जाएगा, कट जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये कितना आएगा 9, यानी कि 9 इसका एलसीएम 9 आएगा, और यहाँ पर हम 9 प्लस मतलब 9 प्लस 1 करेंगे तो 10 आ जाएगा ऊपर। अरे क्या बोलते हैं इसको, न्यूमरेटर बोले तो, है ना? तो न्यूमरेटर में हमारे पास 10 आ जाएगा, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में वो कितना आ जाएगा हमारा, मतलब अंश में तो हमारे पास 10 आ जाएगा, और हर में हमारे पास कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये x/9 आएगा, और आएगा कि नहीं आएगा? तो इसको कट करेंगे तो देखो x की वैल्यू कितनी आई? 10 आई। x की वैल्यू कितनी आई? 10 आई। अरे x की वैल्यू 10 आई कि नहीं आई? तो ये कभी कभी छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वो हम बता सकते हैं। ओके, अब देखो हमारा वैसे तो मेन टारगेट है बाइनोमियल थ्योरम तक जाना, तो उसके लिए हम हमें जो नीड पड़ रही है उस वहाँ तक जाएंगे हम। ओके, तो देखो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है क्रमचय सूत्र। क्या आता है? जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, और हिंदी में बोलते हैं इसको क्रमचय सूत्र, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। अब देखो क्रमचय सूत्र क्या होता है? क्रमचय सूत्र की अगर अपन बात करें ना, तो यहाँ पर इसको दिखाते तो देखो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, फिर इसके बारे में समझेंगे। तो क्रमचय सूत्र होता है हमारा NCR। क्या होता है? NCR। और जो इसकी मान होता है, वो मान क्या होता है? n फैक्टोरियल, है ना, अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ये फैक्टोरियल पहले क्यों बताया, क्योंकि देखो मेरे को यहाँ पर जरूरत थी इसकी। क्या थी? इसकी जरूरत थी, है ना? तो ये तो होता है क्रमचय सूत्र। अब ये क्यों होता है, किस लिए होता है, उसके बारे में हम समझते हैं। देखो क्रमचय का मतलब होता है कि n वस्तुओं में से r वस्तुओं को चुनना, है ना? तो ये हमारा क्रमचय का मतलब होता है। तो यहाँ अगर मैं आपसे कहूँ ना कि n वस्तुओं में से या n लोगों में से, ठीक है, तो n वस्तुओं में से r वस्तुओं को, या n वस्तुओं में से r वस्तुओं को चुनने का तरीका जो होता है, चुनने का तरीका होता है ना, तरीका, उसको हम कहते हैं NCR। उसको क्या कहते हैं? NCR। देखो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास 3 लोग हैं या 3 वस्तु हैं जिसका नाम है मान लो ABC, है ना? और यहाँ पर अपन एक क्या लेते हैं, उदाहरण लेते हैं कि हमारे पास मान लो 3 लोग हैं ABC, और अब मैं आपसे कहूँ कि इनमें से कोई 2 चुन लीजिए। तो देखो आपके पास कितने तरीके आएंगे, आप खुद नोटिस करो कि मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 3 वस्तुएं हैं, इन 3 वस्तुओं में से आप 2 चुन लो। तो 2 कैसे चुनोगे? देखो, या तो किसी ने कहा कि आप सर हम तो A और B चुनेंगे। क्या करेंगे? A और B चुनेंगे। या किसी ने कहा कि हम तो B और C को चुनेंगे, या फिर किसी ने कहा कि हम A और C को चुनेंगे। तो आपके पास चुनने के तरीके कितने आए? 3 आए। कितने आए? अरे चुनने के तरीके कितने आए? 3 आए। तो इसी चीज को हमने फॉर्मूला वाइज कहा कि अगर हमें 3 वस्तुओं में से 2 वस्तुएं चुननी है, कितनी चुननी है? 2 वस्तुएं चुननी है। तो हम इसको कैसे चुनेंगे? देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताना। इसको हम क्या लिखेंगे? 3 फैक्टोरियल, क्योंकि n का फैक्टोरियल, फिर r का फैक्टोरियल बोले तो r कौन है यहाँ पर? 2 है, तो 2 का फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। जब आप इसको सोल्व करोगे यानी कि हल करोगे, तो हल करने पर ये कितना आएगा? देखो 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, यही होता है ना, अभी बताया उधर। फिर ये 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, और यहाँ पर 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो ये भी कितना होता है? 1 होता है। तो जब आप इसको कटवट करोगे, जैसे ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आया? 3। और ये इधर भी यही आ रहा था, इधर भी देखो, ये तो क्या एक छोटा नंबर है, 3 में से 2 चुनना। अगर मैं आपसे बोलूँ 100 में से 2 चुनो, तो 100 में से 2 चुनने के लिए हमारे पास कितने सारे नंबर बनेंगे, कितने सारे हमारे पास क्या बनेंगे? वो बनेंगे ना कॉम्बिनेशन, जिसको बोलते हैं ग्रुप बनेंगे। क्या बनेंगे? ग्रुप बनेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? क्रमचय का यूज़ करेंगे। इससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाते हैं? आसान हो जाते हैं। क्रमचय फॉर्मूले से हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही सिंपल हो जाता है। क्या हो जाते हैं? सिंपल हो जाते हैं। तो ये हमारे होते हैं चुनने के तरीके। ये जो हमें मिले थे ना, ये क्या मिले थे? हमें चुनने के तरीके मिले थे।
ओके, अब देखो थोड़ा और आगे चुनने के तरीके। तो ये हमारे को चुनने के तरीके मिले, कितने मिले? 3। और हमारे सूत्र के अनुसार भी हमें कितने मिले? 3 मिले। तो इस सूत्र का अब देखो आगे क्या यूज है वो हम देखते हैं ना। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। क्या पढ़ते हैं? कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, है ना। या अगर मैं आपसे कहूँ तो यहाँ हम इसकी विशेषता या प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं कुछ महत्व, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, है ना, या इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसको बोलते हैं अपन, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ओके, अब देखो पहली बात तो अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे को NC0 बता दो, क्या बता दो? NC0, क्योंकि कुछ चीज़ें देखो डायरेक्ट याद होती है ना, तो हमारे लिए क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जल्दी हो जाते हैं। और अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जब आप इसको 3 चैप्टर में पढ़ते हैं, अपन यहाँ पढ़ते हैं, फिर हम क्रमचय संचय में पढ़ते हैं, या फिर इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, इसको प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं, तो वहाँ तक तो हमें ये सारी चीज़ें रट जाती है ना। अब देखो NC0 क्या होता है, तो NC0 की वैल्यू कितनी होती है? तो आप देखो एक बार यहाँ पर रखो ना, एक बार रखो, n फैक्टोरियल रख दूंगा मैं यहाँ पे, फिर यहाँ पर r की जगह मैं 0 रखूँगा, यहाँ भी 0 रखूँगा। तो जब मैं 0 रखूँगा तो n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल आएगा कि नहीं आएगा? अरे अब सोचो, थोड़ी सा दिमाग में सोचो कि यहाँ देखो मैं n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल आ जाएगा। r की जगह क्या लिखेंगे अपन? 0 लिखेंगे। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तो n माइनस 0 कितना होता है? 0 फैक्टोरियल, सॉरी n फैक्टोरियल होता है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू अभी मैंने बताई थी कितनी होती है? 1 होती है। तो जब हम ऐसे ऐसे लिखेंगे ना, तो n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल कितना होता है? 1। अरे सिंपल सी बात है, ये तो होगा। ऐसे ही NCN भी कितना होता है? वो भी 1 होता है। NCN भी कितना होता है? 1। वो कैसे? देखो यहाँ पे भी n लिख दोगे, अब r की जगह पे भी, तो n फैक्टोरियल वो इससे कट जाएगा, और यहाँ n लिखोगे तो 0 फैक्टोरियल आएगा, तो वो भी कितना होता है? 0 फैक्टोरियल भी कितना होता है? 1 होता है। सेम कहानी, फर्स्ट रिजल्ट हो गया, सेकेंड रिजल्ट, थर्ड रिजल्ट। देखो थर्ड रिजल्ट होता है हमारे पास, थर्ड रिजल्ट क्या होता है? NC1 ले लो। चलो NC1 की जो वैल्यू होती है ना, वो n होती है। कितनी होती है? n। NCN की 1 की वैल्यू कितनी होती है? वो 1 होती है। आप इसको रख लो, रख के दिखाऊं? चलो देखो, n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल और n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसे ही तो लिखेंगे ना अपन फॉर्मूले के अनुसार। अगर मैं आपसे कहूँ कि NC1 कितना होता है, तो यही होता है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो मैंने अभी बताया था कि हम इसको n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और यहाँ पर n माइनस 1 फैक्टोरियल है, तो ये कट जाएगा। तो आंसर कितना आया? n फैक्टोरियल आया कि नहीं आया? आया ना। अच्छा देखो चौथे नंबर पे क्या आएगा? चौथे नंबर पे अगर मैं बात करूं कि जो NCR होता है वही NCN माइनस R होता है। इसका मतलब समझे? नहीं समझे? देखो यहाँ पर एग्जांपल लेके भी समझ जाते हैं अपन। मैंने यूँ कहा कि जैसे कि मैं आपसे कहूँ ना, 10C3 जो होता है ना, वही 10C7 होता है। तो अब आप सोलोगे कैसे, है ना। तो कैसे के लिए क्या है, आप देखो इसका फॉर्मूला लिखो। हमने क्या कहा? 10 फैक्टोरियल लिख दो, फिर आप क्या कहोगे? 3 फैक्टोरियल लिख दो, फिर क्या लिखोगे आप? 10 माइनस 7, 10 माइनस 3 लिख दो। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? ये देखो ऐसे तो आएगा 7 फैक्टोरियल। अब आप इसको सोल्व करो, उधर वाले को लिखो। देखो 10 फैक्टोरियल, है ना, फिर क्या लिखोगे आप? 7 फैक्टोरियल, फिर आप क्या लिखोगे? 10 माइनस 7 फैक्टोरियल। तो ये देखो कितना आएगा? 10 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। तो आप खुद देखो क्या दोनों सेम नहीं है क्या? अरे सेम नहीं है क्या? दोनों सेम ही है ना, दोनों समान है। तो हम कह सकते हैं कि NCR जो होता है वो क्या होता है? NCN माइनस R के इक्वल होता है। ओके, अब देखो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, है ना। अब मैं आपसे फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में कहूँ कि इफ़ NCA इक्वल टू NCB, ठीक है। मैंने कहा कि दो जो है NCR और NCB, ये दोनों इक्वल है। क्या है? ये दोनों इक्वल है। तो अगर ये दोनों इक्वल है ना, तो हम यूँ कह सकते हैं, तो ये तभी पॉसिबल है। ये क्या है? ये तभी पॉसिबल है, मतलब ये जब भी हो सकते हैं। जब कब हो सकते हैं? इफ़, सॉरी मैंने इंग्लिश मीडियम समझ के तुम्हारे इफ़ लिख दिया, है ना। यहाँ पर ये आएगा यदि। क्या आएगा? यदि। अगर ये है तो ये कब हो सकता है? तो ये तब हो सकता है जब हमारे पास या तो A और B इक्वल हो, या तो ये तभी हो सकता है, जैसे मैं आपसे बोलूँ ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब यहाँ पे 3 हो और यहाँ पे क्या हो? 3 हो। या तो तभी इक्वल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? जब दोनों अलग अलग नंबर हो। या फिर क्या हो सकता है कि इन दोनों का सम जो आ रहा हो, इन दोनों का सम मतलब समझते हो? इन दोनों का योगफल क्या आ रहा हो? तो आप कहोगे 7 आ रहा हो। सॉरी 7 नहीं, मतलब n आ रहा हो। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आ रहा हो? n आ रहा हो। तो ये तभी पॉसिबल है जब या तो ये हो या फिर ये हो। अच्छा, और देखो और बात करें, ये हमने 5 प्रॉपर्टी लिख दी। हमने कितनी लिख दी? 5। इसमें हमने क्या लिख दी? प्रॉपर्टी लिख दी। अब छठी प्रॉपर्टी देखो। छठी प्रॉपर्टी क्या कहती है? हटा दूं मैं इसको।
छठी या हाँ 6 नंबर की जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, या 6 नंबर का जो हमारा बिंदु है वो क्या कहता है कि अगर मान लो n हो और n सी r हो और n r-1 हो, मतलब ये इस तरह का एक्सप्रेशन हो या इस तरह का हमारे पास क्या हो, व्यंजक हो, इस तरफ का क्या हो, व्यंजक हो, तो उस व्यंजक का जो आंसर होता है वो क्या होता है n+1 r, n+1 सी r। मतलब देखो क्या है, मैंने क्या कहा, अगर ऊपर के नंबर सेम हो, ऊपर के नंबर क्या हो, समान हो, और नीचे वाले में एक का डिफरेंस हो, नीचे वाले में क्या हो, एक का अंतर हो, एक का क्या हो, अंतर हो, तो जो बड़ा नंबर होगा उसको हम लिखेंगे यहाँ पर नीचे की साइड पे, तो और ऊपर वाले में एक का क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ऊपर वाले में क्या कर देंगे, एक को जोड़ देंगे। अरे बात समझ में आई? ठीक है, देखो इसका भी हम क्या लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, इसका भी हम क्या लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। देखो ये जो छठे नंबर पे है, उदाहरण कैसे लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आप एक 10C3 लिखा हमने, और मैंने इसे कैसे क्या लिखा, 10C4। अब मैं आपसे बोलूँ कि इसकी मान बताओ, इसका क्या बताओ, मान। वैसे तो हम इसको नॉर्मली सोल्व कर सकते हैं, नॉर्मली हम कैसे सोल्व करेंगे, आप पहले इसको सोल्व कर लो, 10C3 को, उसको सोल्व कर लो, फिर दोनों को जोड़ दो। तो उससे बेटर है कि हम इसको, अगर हमें ये फॉर्मूला याद है या ये रिजल्ट याद है, तो हम डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, इसको इस सूत्र से हम डायरेक्ट भी इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखो हमें पता चल गया कि दोनों में नीचे में कितने का अंतर है, एक का अंतर है, ऊपर क्या है, दोनों सेम है, तो हम क्या लिख देंगे इसको 10C, मतलब 10 में एक जोड़ देंगे, 10 में एक जोड़ देंगे, और नीचे जो बड़ा नंबर है उसको लिख देंगे। तो वो कितना आ जाएगा, 11C4। ये कितना आ जाएगा हमारे लिए, 11C4 आ जाएगा। अरे बात समझ में आई? चलो और आगे बढ़ते हैं। छठे के बाद 7वें नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास NCR हो, है ना, और ऐसे डिवाइड में NCR-1 हो, ठीक है, मतलब दोनों नंबर सेम है, ऊपर वाले तो, और नीचे वही एक का डिफरेंस है, तो इसका जो आंसर होता है वो होता है n-r-1 डिवाइडेड बाय r। अब इसका मतलब क्या है वो भी समझा देता हूँ। यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर हम छोटा नंबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, छोटी संख्या, क्या लिखेंगे यहाँ पर, छोटी संख्या, ओके। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या, क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या बड़ी संख्या कौन सी है, देखो आप बताओ, r बड़ा होता है कि r-1 बड़ा होता है? अरे बताओ भाई, r बड़ा होता है कि r-1 बड़ा होता है? तो आप यूँ ही तो कहोगे ना, r बड़ा होता है। तो जो बड़ा नंबर है उसको हमें कहाँ लिखना है, नीचे की साइड पे लिखना है, ठीक है। अच्छा ये सब रिजल्ट कहाँ से आए, तो जब हम इसको सूत्र को क्या करोगे, ओपन करोगे। ओपन करने का इन द सेंस है कि आप इसको क्या करोगे, उस तरीके से फॉर्मूला वाइज लिखोगे, फिर इसको भी लिखोगे, फिर दोनों को सोल्व करोगे ना, तो यही आता है। मतलब सोल्व करने पर आप जब इसको हल करोगे तो यही आता है, ठीक है। तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट ये है कि आप क्या करो कि जो छोटी संख्या है उसको माइनस कर दो, और जो बड़ी संख्या है उसको नीचे लिख दो। अब इसको एक एग्जाम्पल भी देखते हैं, उसका उदाहरण देखते हैं। तो देखो उदाहरण देखें अपन, तो उदाहरण क्या कहता है, जैसे मैंने कहा कि 10C4 है, कितना है, 10C4 है, और एक आपका 10C3 है ना, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 10 में से छोटी संख्या माइनस करो, तो छोटी संख्या कौन आ जाएगी, 3 आ जाएगी, बड़ी संख्या को यहाँ लिख दो, तो यही आंसर है। अब आप सोचोगे यही आंसर है, हाँ बिल्कुल यही आंसर है, मतलब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो यही आएगा। अब ये कितना आएगा, देखो 7/4 आ रहा है, कितना आ रहा है ये, 7/4, बिल्कुल सिंपल, ओके। देखो 8वीं प्रॉपर्टी पढ़ो। 8वीं प्रॉपर्टी क्या कहती है, 8वीं प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि आप एक काम करिए कि NC जो R होता है वो n/r, मतलब n/r, और यहाँ पर n-1 r-1 के इक्वल होता है, मतलब ये इंटू में है, कहाँ पर है, इंटू में, ओके। थोड़ा सा अभी लाइट का इशू आ गया, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं, देन फिर कंटिन्यू। चलो, तो थोड़ा सा लाइट का इशू आ गया था, वो वापस रिजॉल्व हो गया, वापस आ जाते हैं। हमने क्या कहा कि जो NCR होता है वो किसके बराबर होता है, n/r, n-1 और CR-1, ओके। इसको हम है ना, हम तो जब पढ़ाते हैं तो इसको एक हम कहते हैं दांत उखाड़ो स्कीम। इसका मतलब क्या है कि आप इसमें से इसको बाहर निकाल दो, इसको भी बाहर निकाल दो, मतलब ये जो आगे के दांत है ये बाहर निकाल दो, फिर पीछे के दांत आ जाएंगे, नए दांत आ जाएंगे ना। तो हम इसको ऐसे दांत उखाड़ो स्कीम लगाते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, DUS, दांत उखाड़ो स्कीम। और इससे बच्चों को याद भी हो जाता है, आपको भी याद हो गया होगा। देखो अब तो कुछ भी है, जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि भाई 10C5 क्या होगा, तो आप यूँ कह सकते हो ना कि 10/5, 10/5, और फिर हम क्या लिखेंगे, 10 में से 1 माइनस करो, तो 10 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 9, कितना आएगा, 9, और 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4।
तो ये वैल्यू, ये जो मान है ये इसके बराबर होता है, ये जो मान है ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। बात समझ में आई। तो ये एक और प्रॉपर्टी थी हमारी। अच्छा, और देखो इसके साथ हमारे प्रॉपर्टी और भी होती है, पर वो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद इन द सेंस कि जब हम हमारे चैप्टर में कहाँ आ जाएंगे, थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। ओके, अब देखो हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर हम इसको समझते हैं कि क्या ये है। ओके, कैसे हमारे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम पढ़ते हैं। ओके, तो 9वें नंबर पे 9वें नंबर नहीं, अब क्वेश्चन से ही बात करते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। ओके, तो पहले तो हम कुछ बिल्कुल सरल क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, तो देखिए हमारे पास मान लो एक क्वेश्चन आया बिल्कुल कि इसका मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैंने कहा कि भाई 10C3 + 10C4 का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन आया। तो अब देखो इसमें देखो, आप अभी हमने एक सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर ऊपर वाले संख्या समान हो, ऊपर वाली संख्या क्या हो, समान हो, और नीचे वाली संख्याओं में एक का अंतर हो, नीचे वाली संख्याओं में क्या हो, एक का अंतर हो, तो उसका जो आंसर आता है वो क्या आता है। तो देखो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, NCR -1। तो इसका जो हमने सूत्र पढ़ा वो क्या पढ़ा, n+1 r। जो बड़ा नंबर होगा उसको, नीचे जो बड़ा नंबर होगा उसको यहाँ लिखेंगे, और ऊपर वाले संख्या में हम क्या करेंगे, एक का एडिशन करेंगे या एक को जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, देखो एक का तो अंतर है ना यहाँ पर, तो हम क्या लिख देंगे इसका आंसर 10 + 1, और इसके बाद आप कहोगे C4, यहाँ पर क्या लिखेंगे, C4। अब इसको सोल्व कैसे करते, हल कैसे करते, तो ये आ जाएगा 11CR, और 11CR का मतलब क्या होता है, 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 11 - 4 फैक्टोरियल। ओके, मतलब 11 - 4 फैक्टोरियल ऐसे लिखेंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11 × 10 × 9 × इसके बाद ये आएगा हमारा 8 × 7, ऐसे करके पिक्चर चलेगी, या ऐसे करके हमारी आगे संख्याएं चलेगी। 7 फैक्टोरियल मैंने लिख दिया, क्यों लिखा उसको भी हम समझते हैं। इधर इसके बाद यहाँ देखो आएगा 4 फैक्टोरियल, है ना, या इसके देखो 10 में से 4 11 में से 4 गए तो कितने बचे, तो आप कहोगे 7 बचे, तो 7 का फैक्टोरियल आएगा। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट हो जाएगा। ओके, अच्छा इसको भी आप ऐसे लिख दो, 4 फैक्टोरियल को भी आप लिख दो 4 × 3 × 2 × 1। ओके, और ये हमारा आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। अब हम 7 से काट देंगे 7 को, है ना, इसको भी काट दो, देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इसको भी कट कर दो, तो ये आ जाएगा 3। अब मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि गुणा कर दो, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 11 × 3 कितना होता है, 33, यानी कि 33 होता है। 33 × 10 कितना होता है, तो आप कहोगे 330। तो ये इसका क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया, या मान आ गया। ओके, देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल सिंपल, कि अगर मान लो ऐसा आया कि भाई यदि आपसे कहा जाए कि NC9 = NC8, यदि क्या हो कि जो NC9 है या NC9 है वो NC8 के बराबर हो तो NC16 का मान ज्ञात करो, NC16 का मान ज्ञात करो। अब देखो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे पास तो n है ही नहीं, अगर n होता तो हम NC16 बता देंगे, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो मैंने अभी आपको एक यहाँ पर भी एक वो बताया था, बिंदु बताया था या प्रॉपर्टी बताई थी कि हम यहाँ पर जब हमारे पास NCA अगर NCB के बराबर है तो ये तभी पॉसिबल है जब या तो क्या हो, a और b बराबर हो, या फिर a + b n के बराबर हो। तो देखो a और b तो बराबर नहीं है, ये तो हमें भी दिख रहे हैं यहाँ पर, अरे दिख रहे हैं ना आपको, a और b तो यहाँ पर बराबर नहीं है। तो फिर ये कब हो सकता है, फिर ये तभी हो सकता है जब हमारा a + b हमारा किसके बराबर हो, n के बराबर हो। तो अगर a + b n के बराबर हो तो इसका मतलब है कि 9 + 8 किसके बराबर आएगा, n के। तो 9 + 8 कितना होता है, तो आप कहोगे 17 होता है। कितना होता है, 17। तो n की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, या n का मान हमें कितना मिल गया, 17 मिल गया। अब हमें पूछा क्या था, NC16 पूछा था, तो यहाँ हम बोलेंगे 17 से 16। अब 17 से 16 क्या होता है, तो 17 से 16 यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि 17C1 होता है। अब ये बताओ ये कैसे होता है 17C1,
और 17C1 की वैल्यू होती है 17। अच्छा ये क्यों होता है, ये जो वैल्यू है, तो इसके लिए भी हमने अभी एक सूत्र पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि जो हमारा NCR होता है वो NCR माइनस N माइनस आर होता है। क्या होता है, N माइनस आर। तो जैसे ही आप देखो यहाँ पर देखो 17 में से 16 माइनस करोगे तो एक ही तो आएगा, 17 में से 16 माइनस करोगे तो कितना आएगा, एक ही तो आएगा। तो इस तरीके से ये काफ़ी सिंपल हो जाता है और इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 17 आ जाती है। अरे बात समझ में आई, ठीक है। तो ये तो हमारे थे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अब देखो हमारे को जेई वाले क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो हम यहाँ पर देखते हैं ना। जो हमारा जेई एग्ज़ाम होता है उसमें हमारे को थोड़े क्वेश्चन बड़े होते हैं, बड़े इन द सेंस कि वो जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि 20 है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन 21C10, फिर यहाँ पर आया 22C10, फिर आया 23C10, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे ये हमारी जो संख्याएं हैं वो कहाँ तक गई, 30C10 तक गई। और हमें पूछा कि इसका मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। अब देखो मान कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हमने इसको देखा, देखते हमें ये पता चला कि हम या तो इन सबको सोल्व कर ले तो ये तो कितने नंबर है यहाँ पर, हमें 10 नंबर सोल्व करने पड़ेंगे और काफ़ी टाइम लगेगा। क्या लगेगा, काफ़ी टाइम। पर अगर हमें फॉर्मूले पता है या हमें प्रॉपर्टी पता है तो हम इसको बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं। अब बहुत जल्दी कैसे करेंगे, देखो एक बार इसको लिखते हैं अपन, है ना। इसको हम क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने इसको लिखा, लिखने के बाद आप यहाँ तक आए, आगे। अब देखो इसमें अगर हम यहाँ पर समझे ना थोड़ा सा, तो हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ऊपर वाली संख्या समान हो और नीचे वाले में एक का अंतर हो, ऊपर वाली संख्या क्या हो, समान हो, नीचे वाले में एक का अंतर हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं। बट ऐसा तो यहाँ पर है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कुछ जोड़ेंगे और कुछ घटाएंगे। तो कुछ जोड़ेंगे और घटाएंगे, क्या घटाएं और क्या जोड़ें, तो हमें ऊपर तो देखो संख्याएं सेम रखनी है और नीचे में एक का अंतर रखना है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 20C11 को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं ना। 20C11 को जोड़ने व घटाने पर, ठीक है। देखो क्या करते हैं, आप क्या करो कि 20C11 को यहाँ जोड़ दो फर्स्ट में, ओके, जैसे कि हमने जोड़ दिया। फिर इसी को वापस लिख दो ऐसे, और क्या आएगा, फिर 2310 आ जाएगा, है ना। ऐसे ऐसे चलेंगे और ये कहाँ तक जाएगा, 30C10 तक जाएगा। और यहाँ हमने उसको माइनस कर दिया, जो जोड़ा था ना उसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब माइनस करने के बाद समझो, देखो यहाँ पर ऊपर की संख्याएं सेम हो गई और नीचे की संख्याओं में एक का अंतर आ गया। अब एक का अंतर आ गया तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, कि जो ऊपर वाली संख्या है उसमें एक जोड़ दो, यानी कि देखो 21 + 1 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 22 आएगा। कितना आएगा, 22। और नीचे में क्या लिखते हैं अपन, बड़ी संख्या है, मतलब इन दोनों का आंसर जो आएगा ना वो कितना आएगा, 22C11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22C11। अब देखो फिर 22C11 और इसको देखो, आप इस चीज़ को देखो, 22C11 और 22C10 को, तो जब आप इन दोनों को सोल्व करोगे ना तो इन दोनों का आंसर कितना आएगा, बताओ जल्दी। एक जोड़ देंगे ऊपर वाली संख्या में, तो हम कहेंगे कि इसका आंसर आएगा हमारे पास 23C11 आ जाएगा। फिर इन दोनों में आंसर कितना आएगा, तो आप कहोगे कि इन दोनों में आंसर आएगा 24C11। फिर ये 24 के साथ मैच करेगा, है ना। ऐसे ऐसे करते करते हम कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। तो देखो 1 बाय 1 चलोगे कि या पूरा कंप्लीट लिखें, चलो पूरा कंप्लीट लिख देते, एक क्वेश्चन है हमारे लिए तो हम पूरा कंप्लीट लिख देते। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 24C11 आएगा, फिर यहाँ 10 आएगा, फिर यहाँ पर 25C10 आएगा, फिर 26C10 आएगा, फिर 27C10 आएगा, फिर ऐसे ही 27 तो हो गया था, 28 आएगा, फिर 29, ओके, एंड देन लास्ट हमारा था 30C10। और हमने एक अपने घर से लिया था, वो क्या लिया था, 21C11, ओके। अब देखो इसका आंसर मैंने अभी बताया कितना आएगा, 25C11 आ जाएगा। फिर इन दोनों का 26C11 आ जाएगा। फिर इन दोनों का 26 वाला हो गया था, तो 26 के बाद इन दोनों का आ जाएगा 27C11। फिर इन दोनों का 28C11, फिर इन दोनों का 29C11, फिर इन दोनों का 30C11, फिर इन दोनों का, तो आप कहोगे 31C11। अच्छा 31C11 तो इसका आंसर आ गया। और ये लास्ट में कौन बच रहा है, तो 21C11। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा ना इस एक्सप्रेशन का, वो आएगा हमारा 31C11, ओके, एंड -21C11।
तो ये इसका हमारा जो होगा ये क्या होगा, हमारे लिए फाइनल आंसर होगा। तो बात समझ में आ गई। अगर हमें फॉर्मूले याद है तो हम इन क्वेश्चनों को बहुत आसान वे में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान वे में हम इनको सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ओके, आपको कहा गया है कि इसका मतलब क्वेश्चन में हमारे पास हमें यूँ कहा गया है कि आप इसका मान ज्ञात करो। अब मान किसका ज्ञात करना है, जैसे कि आपसे कहा गया कि सिग्मा, और सिग्मा में आपसे कहा गया है 52 माइनस आर, 52 माइनस आर, और उसके बाद यहाँ पर C3 दे रखा है उसने, है ना, C3 दे रखा है। ओके, और यहाँ आर की जो वैल्यू चली है वो 0 से लेके 5 तक गई है, और 47C4 एक और दे रखा है, और हमें कहा गया है कि इसका मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। तो देखो अब हम इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो बिल्कुल आसान है। अच्छा, ये सिग्मा का मतलब तो समझते हो ना, सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। तो हम कैसे जोड़ेंगे, देखो ये सारा हटा दूं मैं। ओके, तो देखो मैं इसको सबको हटा रहा हूँ, है ना। देखो अब इसका मतलब क्या है कि हम सबसे पहले इसमें 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, मतलब 5 तक रखेंगे, 6 भी नहीं रखेंगे क्योंकि n हमारा या r हमारा कहाँ तक गया है, 5 तक गया। तो देखो हमने सबसे पहले मान लो 0 रखा, तो 0 रखा तो ये कितना आएगा, 52C3 आएगा। फिर हमने अगर मान लो यहाँ पर 1 रखा, तो 1 रखा तो ये कितना आएगा, 51 आ जाएगा, 51 जिसको बोलते हैं, है ना। फिर इसके बाद कितना आ जाएगा, 50। फिर ये 2 रखने पर 50 आया, तो 3 रखेंगे तो कितना आया, 49 आ जाएगा क्या। 4 रखने पर कितना आएगा, 48 आएगा क्या। और 5 रखने पर कितना आएगा, 47 आ जाएगा क्या। अब देखो ये तो यहाँ तक आया, और एक हमें अपने उसने एक और एक्स्ट्रा हमें दिया है, कितना दिया है, 47C4 दिया है। अरे दिया कि नहीं दिया, दिया है ना, तो हम यहाँ लिख देते हैं। अब बताओ अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। अगर हम इसके बारे में सोचें तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग सोचो। तो देखो यहाँ पर आप देखो कि ऊपर वाली संख्याएं सेम है, नीचे वाले में 1 का अंतर है, नीचे वाले में क्या है, 1 का अंतर है। तो इसका आंसर क्या आएगा, आप खुद बताओ कितना आएगा। इसका जो आंसर आएगा इन दोनों का, वो इन दोनों का आंसर आएगा 48C4, 48C4, है ना। ऊपर वाले में 1 जोड़ देंगे और नीचे वाले में बड़ी संख्या लिख देंगे। इन दोनों का आंसर क्या आएगा, जैसे कि एक तो इसका और एक इसका आंसर क्या आएगा, तो इस दोनों का आंसर आएगा 49C4, अरे यही तो आएगा। फिर इन दोनों का क्या आएगा, तो आप कहोगे 50C4। फिर इन दोनों का कितना आएगा, तो आप कहोगे 51C4। फिर इन दोनों का कितना आएगा, तो आप कहोगे 52C4। और इन दोनों का, लास्ट वाले दोनों का कितना आएगा, तो आप कहोगे 53C4। अरे बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी, है ना। तो इस तरीके से जो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा, 53C4, 53C4, 53C4। ओके, अब 53C4 को हम सॉल्व भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो तो आपको पता ही है, 53 इंटू 52 इंटू 51, है ना। ऊपर इसको 4 बार ओपन करेंगे और डिनोमिनेटर में भी इसको 4 बार ओपन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि मान लो क्वेश्चन आया ये वाला, है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपसे मान लो ये बोला गया है कि 40C31 प्लस आपको बोला जाए सिग्मा, अगेन क्या बोला गया, सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू जो है वो J10 से लेके, मतलब आपको यहाँ कह दिया J, और यहाँ पर आपका आया ये कितना 40 प्लस J, और C में 10 प्लस J, ऐसा आया। और हमें इसका मान ज्ञात करना है। क्या करना है, का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। ये जितने भी क्वेश्चन है, जैसे कि ये वाला या इससे पहले वाला, ये सारे हमारे PYQ है। ये सारे हमारे क्या है, PYQ, इन द सेंस कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। चलो, तो ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये कैसा है कि देखो हमें क्या कहा गया है कि 40C31 प्लस सिग्मा J10 से लेके कहाँ तक, 10 तक, और जहाँ पर आपको बोला गया है कि ये कितना है 40 प्लस J C10 प्लस J का मान ज्ञात करो। तो अब हम इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो
ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है और PYQ है। PYQ मतलब तो आप मैंने आपको बता ही दिया अभी, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखो अब यहाँ पर हम देखेंगे ना, तो इसको तो लिख दो आप, 40 सी या 31 जो भी है इसको आप लिख दो। लिख दिया आपने। अब देखो एक बार इसको सिग्मा को सोल्व करो, थोड़ा थोड़ा जब सोल्व करोगे ना तब आपको दिखेगा कि हमें करना क्या होता है ना। ये अच्छा 0 से स्टार्ट है ना, कहाँ से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो हमने पहली बार में 0 रखा तो 0 रखा तो ये आया। दूसरी बार में हमने क्या रखा इसको, तो आप कहोगे कि हमने इसको 1 रखा तो यहाँ पर भी 41 और इधर अपना आ गया 11, है ना। फिर इधर क्या आएगा 42, फिर 12 आ जाएगा, दो इधर भी 2 जोड़ा इधर भी 2 जोड़ा, ऐसे ही 43 और फिर कितना आ जाएगा ये 13, है ना। अब ऐसे ही ये चलता चलता कहाँ तक जाएगा, तो आप देखो इसमें 10 जोड़ दोगे तो ये तो 50 आ जाएगा, और इसमें 10 जोड़ दोगे तो ये 20 आ जाएगा। अरे ये आएगा ना, अरे ये आएगा ना, ये आएगा। ओके अब सुनो, अब देखो हमने क्या कहा कि ऊपर वाले नंबर सेम होने चाहिए, नीचे में 1 का डिफरेंस होना चाहिए, तभी हम ये सीरीज चला सकते हैं ना, तभी तो हमारा ये फॉर्मूला काम करता है। कौन सा वाला फॉर्मूला, NCR, चलो मैं इधर लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ तो अपन आंसर लिख देते हैं, ये हमारा फॉर्मूला काम कर जाता है। NCR CR-1 का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, ऊपर वाले में 1 जोड़ दो और नीचे बड़ा वाला नंबर कॉपी कर दो, नीचे बड़ा वाला नंबर कॉपी कर दो। तो देखो यहाँ तो ऐसा है कि ऊपर वाले नंबर तो सेम दिख रहे हैं हमें ये 2, बट यहाँ पर हमें वो नहीं दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा, यहाँ पर हमें 1 का डिफरेंस नहीं दिख रहा, 1 का अंतर नहीं दिख रहा। तो उसके लिए देखो आपको एक और फॉर्मूला भी ये भी पढ़ाया था, अभी मैंने अभी बताया था आपको कि NCR जो होता है वो NCN-R के बराबर होता है। तो क्या मैं 40C31 को 40C9 लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ क्या, अरे बताओ आप ही बताओ, लिख सकते हैं ना अपन। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 40C9 लिख देंगे, फिर ये कितना आएगा 40C10 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 41 11 और 42 12, है ना। और ऐसे ऐसे कहाँ तक 50C20 तक जाना है हमें। अब देखो इन दोनों का आंसर बताओ आप, बताओ 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 जल्दी बताओ, इन दोनों का आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, इन दोनों को अगर मैं बात करूं तो इन दोनों का आंसर आ जाएगा 41C10 आ जाएगा। बड़ा नंबर कौन है, 9 बड़ा होता है कि 10 बड़ा होता है, तो 10 कॉपी करेंगे। अब देखो फिर आगे कहानी इन दोनों का देख लो, अब तो वही सीरीज चल गई ना। तो देखो मैं एक एक लिखूंगा फिर एक एक के जोड़ के लगाऊंगा तो 10 स्टेप लगेगी। तो ये मैं जो अब बार बार आपको ये बना बना के दिखा रहा हूँ ना, ये क्यों दिखा रहा हूँ, इससे हम ये डायरेक्ट समझेंगे। तो 42C11 आ जाएगा ये, फिर ये कितना आएगा 43C, बोलो बोलो जल्दी कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ऐसे ही 43 के साथ जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा 43। अच्छा नेक्स्ट लास्ट वाला बता दो तुम, तो लास्ट वाला क्या आएगा, लास्ट वाला की अगर बात करें ना तो यहाँ कुछ आएगा, जैसे कि मान लो मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर एक तो आ जाएगा 50 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 21, नहीं 20, रुको रुको एक मिनट, अगर हम यहाँ पर देखेंगे ना तो यहाँ पर हमारे पास जब हमारे पास यहाँ पर 43 रहता 43 13 था, है ना। तो उस हिसाब से यहाँ पर 43 12 आया। तो जब यहाँ पर 50 आएगा ना तो उस केस में हमारे पास यहाँ पर आएगा 50C 19 आएगा, 50C कितना आएगा 19 आएगा, एक लास्ट वाला नंबर। और उसके बाद हम जब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, जब हम इसको ऐसे ऐसे सोल्व करते जाएंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ऊपर वाला नंबर सेम है और लास्ट वाला आंसर हमारे पास आएगा 50C20, 50C20। तो इस तरीके से जो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा 50C20, 50C20। अगर हमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है ना तो आप बिल्कुल एक एक नंबर लिख लिख के, जैसे हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में सोल्व किया था उस तरीके से अपन ऐसे कॉम्बिनेशन बना बना के भी सोल्व कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ओके ऐसा कोई इशू नहीं है। बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी, अरे आई क्या थोड़ी थोड़ी बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम आगे बढ़े तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और एक और क्वेश्चन लेते हैं, ले ले क्वेश्चन। चलो देखो देखो एक क्वेश्चन और आया हमारे पास, मान लो कि ये इसने कहा कि यदि आपसे कहा गया, यदि मैं क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेता हूँ, अदरवाइज़ क्या होता है कि देखो मन से लिखते हैं ना तो फिर बिगड़ जाता है मामला। हाँ n की r की जो वैल्यू है वो 2 से लेके n तक जाएगी और आपसे कहा है कि n r मतलब NCR फिर यहाँ पर 2 इंटू n(n-r), ओके। फिर यहाँ पर हमारे पास दे रखा है इसने
इसने हमारे को दे रखा है n/r-2, इस तरीके से ये दे रखा है ना। का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। देखो अब इसमें एक चीज़ आपको ये दिख रहा है, ये ब्रैकेट व्रैकेट क्या है ना, ये जो ब्रैकेट जैसा देख रखा है इसका मतलब क्या होता है वो हमें समझाओ सर पहले तो देखो ये जो NCR होता है ना, इसको एक और लिखने का तरीका होता है ऐसे, n ऊपर और नीचे, डिवाइड का सिंबल नहीं है, डायरेक्ट n और ऐसे r, और अगर ऐसे ब्रैकेट में लिख देना तो इसको हम क्या कहते हैं, NCR कहते हैं। क्या कहते हैं, NCR। तो अब हमें यूँ बोला गया है कि इसका मतलब इसको हल करो या सिंप्लीफाई करो, है ना। सिंप्लीफाई मतलब समझते हो ना, सरलीकरण करो, इसका सरलीकरण, है ना। तो हम क्या कहेंगे, इसको NCR कह देंगे। ओके, फिर उसके बाद देखो आप इसको है ना क्या कहोगे, 2 × n-r कह दोगे। फिर आप इसको क्या कह दोगे, r-2 कह दोगे। अरे यही तो कहोगे। अब आप एक काम करो, यहाँ पे 1 होगा यार मेरे को जहाँ तक लग रहा है, एक मिनट मेरे को चेक करने दो। हाँ वही r-1 था यहाँ पर, क्या था यहाँ पर, r-1 था, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, r-1 था। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो ये 2 लिख रखा है ना, तो इस 2 का मतलब है कि आप इसको है ना 2 बार लिख दो। क्या कर दो इसको, ये 2 बार है ना, तो आप इसको 2 बार लिख दो। तो 2 बार कैसे लिखोगे, NCR, फिर यहाँ पर आप लिखोगे NCR-1, फिर यहाँ पर NCR-1, ऐसे लिख देंगे 2 बार। ओके, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, r-2। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, वही हमारा जो फॉर्मूला कह रहा है वो क्या कह रहा है, n+1 और यहाँ r। फिर इन दोनों को सोल्व करोगे तो देखो इन दोनों में बड़ा नंबर ये वाला है ना, तो यहाँ क्या आएंगे n+1 और r-1। और फिर देखो ये भी देखो ऊपर वाला नंबर सेम है, एक का डिफरेंस है, तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा, n+2 r। तो यहाँ से इसका आंसर कितना आ गया, ये वाला हमारा आंसर आ गया। तो बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये, और इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि देखो हमें आगे जाके तो वैसे बाइनोमियल पढ़ना है, पर बाइनोमियल में ये सब चीज़ें ज़रूरत होती है हमारे को, तो वहाँ जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम इनको फटाफट क्या कर दें, सोल्व कर दें। एक क्वेश्चन और देखेंगे हम, क्योंकि हमारे को इन पे थोड़ी सी अच्छी पकड़ बनानी है। क्या बनानी है, अच्छी पकड़ बनानी है। आप घबराइए नहीं, सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ओके, तो देखो यहाँ पर भी वही कहा कि यदि, मैं अगेन क्वेश्चन देख लेता हूँ, यदि n हमारा वो है, क्या है वो, n जो है हमारा इससे बड़ा है, मैं लिख ही देता हूँ, एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है ये, ठीक है, हो तो श्रृंखला का योगफल याद करो, योगफल ज्ञात करो। अब देखो श्रृंखला क्या है, वो है ना मेन, तो इसमें श्रृंखला ही होती है, और वो हमारा आ गया 2c2, फिर इसके बाद 3c2, फिर इसके बाद 4c2, और ऐसे ऐसे अप टू कहाँ तक, nc2। इसके बारे में हमसे पूछा, ठीक है। तो देखो हम कैसे बताएंगे, उसी पे हम आते हैं यहाँ पर। तो ये भी आसान ही क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको देखो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये तो आ जाएगा हमारे पास, पर उसको सॉल्व कर लेते हैं। उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब देखो हमने क्या कहा था कि ऊपर वाला नंबर सेम होना चाहिए और नीचे वाले में एक का डिफरेंस होना चाहिए, बट यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो या तो फिर आपके मन में आ रहा होगा कि कुछ जोड़ दो घटा दो, हाँ तो वो भी कर सकते हैं, कुछ जोड़ दो घटा दो। जैसे कि अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि कुछ जोड़ दो घटा दो, मैं क्या करोगे आप कि भाई आप ऊपर वाला नंबर सेम रखना चाहते हो तो 2c1 जोड़ दो और 2c1 घटा दो। या फिर एक और देखो, आप इसको जानते हो ये कौन है, तो आप कहोगे कि देखो ये तो 2c2 है सर, ये और ये 3c3 के भी बराबर होता है, ये 1 होता है। 2c2 बोलो या 3c3 बोलो या 4c3 बोलो, सब एक ही होते हैं और उनका सबकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आप क्या करो, इसकी जगह पे चिपका दो। तो देखो nc1 ये तो हो गया हमारे पास, फिर यहाँ पर 2 आ गया, मैंने इसको लिख दिया 3c3, फिर वही 3c2, फिर इसके बाद 4c2, अप टू कहाँ तक, nc2 तक, है ना। जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आंसर बोलो, आप खुद बोलो, इन दोनों को सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3c3। कितना आएगा, अरे इन दोनों का आंसर कितना आएगा, 3c3। फिर इन दोनों का आंसर कितना आएगा, जल्दी बोलो, इन दोनों का आंसर कितना आएगा, तो आप कहोगे 4c3 आएगा। कितना आएगा, 4c3। जब आप नेक्स्ट वाले का जब इसको और इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 5c3। फिर नेक्स्ट वाले को इसको और इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा,
तो n+1 हो जाएगा, अरे यही तो होगा ना, n+1 और C3 आ जाएगा। लास्ट इसको जब सोल्व करोगे ना तो ये कितना आ जाएगा, इसको और जो यहाँ आएगा ना उसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, n+1, अरे n+1 ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक नंबर रहेगा। वो नंबर क्या रहेगा, तो मैं आपसे कहूँ कि वो नंबर ये रहेगा। ओके, यही तो रहेगा। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, n+1 और यहाँ पर 3 आ जाएगा, यही तो आएगा। तो इसको सोल्व करोगे ऐसे ऐसे डैश 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 करके, तो यहाँ से इसका सोल्व हो गया, मतलब ये तो देखो ये सोल्व हो गया। अब सोल्व करने के बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। अरे ये मैंने सही तो लिखा ना, पहले तो आप ये चेक कर लो, क्योंकि देखो क्या होता है कि हमें कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है। तो कन्फ्यूज़न होने के लिए आप घबराओ मत, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो देखो यहाँ n-1 होगा एक, तो फिर यहाँ पर 2 ही आ रहा है, फिर ये n+1 आ जाएगा, सॉरी n आ जाएगा, फिर C2 आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा, तो उसके लिए हम क्या कह रहे हैं कि आप यहाँ पर क्या कर दो, इसको सोल्व करते करते आओ। तो जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि देखो यहाँ पर जब ये यहाँ पर इसको वापस समझते हैं ना, क्योंकि आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये देखो 4 यहाँ पर अपना कितना आ गया, ये इस दोनों को सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा, मतलब नीचे वाला बड़ा वाला नंबर ऊपर बड़े वाले नंबर में। अच्छा मैंने गड़बड़ करी क्या, देखो मैंने यहीं पे गड़बड़ कर दी थी, मैं तभी तो सोचूं कि कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। तो ओके, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 4C3, है ना, और 4C3 और ये दोनों मिलके बनेंगे 5C3। कितना बनेंगे, 5C3। ओके, 5C3 और 5C2 मिलके कितना बनेगा, तो आप बोलोगे, जल्दी बोलो कितना बनेगा, तो ये बनेगा हमारा 6C3। ओके, अरे यही तो बनेगा। तो ऐसे ही ये वाला नंबर और ये वाला नंबर है ना, तो अगर हम वो कहें कि ऊपर वाले में एक जोड़ दो, तो ऊपर वाले में एक जब आप एक जोड़ोगे तो यहाँ तो n आ जाएगा और यहाँ nC3 आ जाएगा, और nC3 और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, n+1 C3 आ जाएगा। ओके, n+1 C3 आ जाएगा। अब समझ में आ गई कहानी। तो वो तो खैर हमने आंसर तो सही लिख दिया था, पर फिर भी यहाँ पर हमें समझने वाली बात थी कि हम कैसे गलत क्या कर रहे थे ना। अब देखो इसको थोड़ा बहुत इधर सोल्व कर लेते, तो ये कितना आ गया, n+1 तो आ गया। इसके बाद देखो ये कितना आया, 2 × n+1 C3 आ गया। इसको या तो इसको क्या कर सकते हैं अपन, 2 बार लिख दो इसको, क्या लिख दोगे, 2 बार। 2 बार कैसे लिखते हैं, तो देखो 2 बार लिखने के लिए आप क्या करो, इसको n+1 C2 लिख दो, और इसको क्या लिखोगे, n+1 C3 और n+1 C3, ऐसे तो लिखोगे। इन दोनों को तो वापस खेल सकते हैं अपन, इन दोनों में कितना आएगा ये आंसर, तो आप कहोगे कि ये आएगा n+2 और C3 और ये n+1 C3। तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि अब तो हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, अब हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यही आएगा। सोल्व करने के नाम पे मतलब सोल्व तो कर सकते हैं, बट यही हमारा लास्ट आंसर है। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना उतना हमने इसको क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। अरे तो बात समझ में आई। ओके, तो इस तरह के हमारे पास बाइनोमियल, इनको बाइनोमियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं हम। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट या द्विपद प्रमेय के यहाँ पर ये जो गुणांक होते हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम जो हमारा है ना, जो एक्चुअल अगर हम बात करें बाइनोमियल थ्योरम की, तो उसके बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि बाइनोमियल होती क्या है, क्या नहीं होती, कैसे सोल्व करते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और आई होप आपको समझ में आया होगा। जय श्री कृष्णा। ओके।